अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज की सुबह का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत खूबसूरत आदत है जो उसको दिलों के करीब करती है और रिश्तों को मजबूत भी बनाती है और जो माहौल है उसको भी खुशगवार कर देती है, और वो है एक दूसरे की दिल से तारीफ़ करना, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना। लेकिन इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि तारीफ़ और खुशामद में फ़र्क क्या है, क्योंकि दोनों एक जैसे नहीं होते। और दिल से की गई तारीफ़ वो होती है जो सच्चाई पर मबनी हो। और जब हम किसी की वाकई अच्छी बात, इसकी मेहनत या इसके अच्छे अखलाक को सच्चे दिल से सराहते हैं तो इससे सामने वाले को खुशी भी होती है और उसका हौसला भी बढ़ता है। लेकिन दूसरी तरफ खुशामद वो होती है जिसमें सच्चाई कम और मतलब ज़्यादा होता है, यानी किसी को खुश करने के लिए किसी से फ़ायदा लेने के लिए कोई ऐसी बातें करना जो हकीकत से हट कर हो। और यही वजह है कि खुशामद वक्ती तौर पर तो अच्छा असर डालती है लेकिन देर पा एतमाद पैदा नहीं कर पाती। तो तारीफ़ करने का सही तरीका ये है कि हमेशा सच बोलें और सिर्फ वही बात कहें जो वाकई आप महसूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी की मेहनत, उसके अच्छे अखलाक या उसकी मदद करने की आदत को सराहना एक सच्ची तारीफ़ है। और ये भी याद रखें कि दिल से की गई तारीफ़ ना सिर्फ दूसरों को खुश करती है बल्कि हमारे अपने दिल को भी नरम और पॉजिटिव बनाती है, और इससे रिश्तों में मोहब्बत बढ़ती है और दूरियां भी कम हो जाती हैं। तो इसी खूबसूरत मैसेज के साथ हम आज की सुबह का आगाज़ करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, और आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे पित्ते की पथरी के हवाले से कि ये क्या होती है और कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से पित्ते की पथरी हो जाती है, और ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनको क्या एहतियात करनी चाहिए। और अक्सर लोग ये नहीं जानते कि गलत ग़िज़ा और जब आप एहतियात नहीं करते तो उससे जो आपके पित्ते की तकलीफ़ है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज हम इसी वाले से बात करेंगे और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट आमना अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा आमना, सबसे पहले तो बताएं कि ये जो पित्ते की पथरी है ये किस वजह से होती है, और ये भी क्लियर करें कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये सिर्फ ये एशियन कंट्रीज़ में ही पित्ते की पथरी कहा जाता है। असल में पित्ते की पथरी नहीं होती, वो एक बाइल पिगमेंट होता है और उसको हम स्टोन्स का नाम दे देते हैं। तो इसको भी क्लियर करें। बिल्कुल, पित्ते की जो पथरी है वो एक, मैं समझती हूँ कि बहुत सारे जो कॉमन इश्यूज़ होते जा रहे हैं उसमें से वन ऑफ द कॉमन इश्यूज़ है। हर दूसरा बंदा जो है वो इसकी शिकायत करने लग गया है अब, और उसकी हम सबसे पहले वजूहात देख लेते हैं। तो मुख्तलिफ वजूहात है, कोई एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। जैसे अगर हम डाइट के हवाले से बात करें तो अगर आपकी डाइट जो है वो अच्छी नहीं है, उसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोसेस्ड चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो वो इसका बाइस बन सकती हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती जो है आपके जिस्म में वो भी इसका बाइस बन सकती है। फिर अगर फैमिली हिस्ट्री है, जीन्स में आपके है, तो वो भी इसकी वजह हो सकती है। फिर मोटापा जो है वो वजह हो सकती है। कुछ ख़वातीन हमल के दौरान उनको ये शिकायत हो जाती है। कुछ ऐसे मेडिकल इश्यूज़ हैं जैसे डायबिटीज़, उसकी वजह से भी हो सकती है। और अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत लोग जो बहुत तेज़ी से क्रैश डाइट करते हैं और वज़न कम करते हैं, उनमें भी ये शिकायत देखी गई है। जैसे मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मेरे पास आते हैं कि ब्लैक कॉफ़ी पूरा दिन बस पीते जा रहे हैं और कुछ भी नहीं खाया, वज़न तो कम हो गया लेकिन अपना पित्ता भी निकलवा लिया साथ। तो ये मुख्तलिफ इसकी वजूहात हैं, कोई एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं। और जैसे आपने कहा एशियन कंट्रीज़ जो है उसका सिर्फ ये मसला नहीं है। जिस तरह मैंने ये वजूहात लिस्ट डाउन की है, तो अगर ये वजूहात कहीं पे भी होंगी तो ये मसला हो सकता है। ठीक है। अच्छा, कैसे हम एहतियात कर सकते हैं, क्या एहतियात हमें करनी चाहिए, और जिनको ऑलरेडी हो गई है उनका डाइट चार्ट क्या होना चाहिए? बिल्कुल, इसमें एहतियात आपकी सबसे पहले तो डाइट ही आ जाती है। वैसे तो ओवरऑल लाइफस्टाइल जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए, ना सिर्फ पित्ते की पथरी के लिए बल्कि किसी भी मेडिकल इशू, किसी भी मसले से अपने आप को दूर रखने के लिए आप अपना जो ओवरऑल लाइफस्टाइल है जिसके अंदर आपकी सबसे पहले ग़िज़ा, फिर वर्जिश की आपकी अगर कोई रूटीन है या नहीं, पानी आप दिन में कितना पी रहे हैं, ये सारी चीज़ें, आपकी नींद जो है वो कैसी है, स्ट्रेस आपकी मैनेजमेंट कैसी है, तो ये सारे जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं ये बेसिकली
इस पे डिपेंड करता है कि आप किसी भी बीमारी से, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो ये सारे मसले मसाइल भी नहीं होंगे। और जहाँ तक पित्ते की पत्थरी की बात है, तो अगर किसी को ये शिकायत हो गई है तो एक तो ये कि नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, प्रोटीन और फाइबर, फल और सब्जियां जिसमें आ जाता है, गंदम आ जाती है, दालें आ जाती है, उसका इस्तेमाल करें। प्रोबायोटिक्स, क्योंकि इसके अंदर हाजमा डिस्टर्ब हो जाता है, तो प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें, जैसे दूध दही। अच्छा, ये बताइए पित्ते का बेसिकली रोल होता क्या है हमारी बॉडी में, और क्या इसको निकलवाना सही होता है? पित्ते हर चीज़ का, चाहे वो छोटी से छोटी आपके जिस्म में वो कोई ना कोई बड़ा फंक्शन परफॉर्म कर रही है, और उसको किसी भी चीज़ को निकलवाना ज़ाहिर है एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। पित्ता बेसिकली, जिसको हम इंग्लिश में गॉल ब्लैडर भी बोलते हैं, आपका जो लिवर है वो प्रोड्यूस करता है बाइल। बाइल एक ऐसा लिक्विड आप कह लें है, जो भी आप चिकनाई वाली ग़िज़ा खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बाइल की ज़रूरत होती है। तो वो जो बाइल लिवर से बन रहा है वो वक्ती तौर पे गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और जैसे ही आपके जिस्म में चिकनाई ज़्यादा आती है तो वो गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल रिलीज़ करता है, और जिससे चिकनाई या फैट्स जो है उसकी डाइजेशन होती है। तो बेसिकली गॉल ब्लैडर जो है पित्ता, उसका रोल ये है कि वो जो बाइल बन रहा है जिससे चिकनाई को हज़म करना है उसको स्टोर करके रखता है। तो ज़ाहिर है इसको अगर आप निकलवा देंगे तो एक ये जो नॉर्मल बॉडी का प्रोसेस है ये डिस्टर्ब तो होगा, लेकिन उसमें फिर यही होता है कि अगर किसी का पित्ता निकल जाता है तो उसको एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं कि आपने खाने पीने में एहतियात, क्योंकि अब जिसने बाइल को स्टोर करना था वो नहीं है, तो जो चिकनाई को डाइजेस्ट करने का प्रोसेस है वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगा, तो आपने अपनी जो डाइट है उसमें चिकनाई वाली चीज़ें कम करनी है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि क्या इसका जो इलाज है वो सिर्फ ऑपरेशन ही है, या हम डाइट से भी इसको ठीक कर सकते हैं और अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके? ये डिपेंड करता है कि किस लेवल की आपको दर्द महसूस हो रही है, या आपका इसमें हाजमा जो है वो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। अक्सर लोगों को जैसे ख़ास तौर पर चिकनाई वाली चीज़ें या तली हुई चीज़ें, ऐसी हैवी खाने या एकदम से बहुत बड़ा मील ले लेते हैं तो उनकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर तो बहुत तकलीफ़ दे तो फिर ज़ाहिर है उस केस में फिर आपको ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन अदरवाइज़ जो है आप अपनी डाइट अगर थोड़ी बैलेंस रखें, लेकिन आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है वो भी आपने देखना है। जैसे इसकी कुछ अलामात भी होती है ना, कि आपके पेट के ऊपर की तरफ राइट साइड पर अगर बहुत शदीद दर्द हो रही है, आपका हाजमा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, तो अगर आपके डेली लाइफ के जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, फिर तो ऑपरेशन ही हमारे पास एक चॉइस है। ठीक है। अच्छा, ये भी बताएं कि कौन सी चीज़ें हैं जो आप मुकम्मल बंद कर देती हैं ऐसे पेशेंट्स के, कि ये बिल्कुल नहीं उनको लेनी चाहिए, ज़हर है उनके लिए? उसमें फ़ैट्स, चिकनाई वाली चीज़ें, और ख़ास तौर पे इसमें भी दो तरह की आ जाते हैं, गुड फैट्स और बैड फैट्स। जिस तरह अगर आपने दूध दही का भी इस्तेमाल करना है तो वो चिकनाई के बगैर होना चाहिए। देसी घी और जो मक्खन है उसको भी हम कम कर देते हैं। इस तरह जो बिल्कुल बंद करने वाली चीज़ें हैं वो हैं डीप फ्राइड फूड्स, जो समोसे, पकौड़े, पराठे, जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं उनको, और उसकी जगह फिर हम गुड फैट्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम कम्प्लीटली अपनी डाइट में से निकाल नहीं सकते, उसकी एक हेल्दी रिप्लेसमेंट ढूंढनी होती है। तो गुड फैट्स में हमारे पास ऑलिव ऑयल है, नट्स है, मछली जो है उसके अंदर गुड फैट्स होते हैं, तो इस तरह से हम उसको बैलेंस करते हैं। अच्छा, रेड मीट का बताएं कि क्या ऐसे पेशेंट्स को रेड मीट खाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, जिस तरह मैंने कहा कोई भी चीज़ आप डाइट में से निकाल नहीं सकते तो रेड मीट का इस्तेमाल करें। आयरन और प्रोटीन की बहुत अच्छी सोर्स है, लेकिन ख़ास तौर पे पित्ते के जो पेशेंट्स हैं उनको फिर ये एहतियात रखनी है कि वो चिकनाई उसमें से हटा के बग़ैर चर्बी वाला जो गोश्त है उसका इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छा, हमने ये बताएं कि ऐसे जो पेशेंट्स हैं अक्सर उनको कहा जाता है कि पालक रात के टाइम मत खाएं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो खाएं तो कम खाएं और दिन में खाएं, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, वक्त का किस टाइम पे आप खा रहे हैं उसका इतना इसमें अमल दखल नहीं है, क्या खा रहे हैं उसका ज़्यादा अमल दखल है। जिस तरह सब्जियां हैं ख़ास तौर पे, और अगर आपका ताज़ा ऑपरेशन हुआ है तो फल और सब्जियां जो है उसको कहा जाता है थोड़ा सा बॉईल करके नरम ग़िज़ा, उसको नरम करके उस तरह से आप खा सकते हैं। लेकिन आप चाहे वो दिन में खा रहे हैं या रात में खा रहे हैं उसका इतना ज़्यादा को नहीं है। बस ये है कि रात को क्योंकि आपने फिर सो जाना है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो जाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा, तो मिकदार जो है वो फिर अगर रात को अगर आप खा रहे हैं तो वो कम रखें। ठीक है, कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम यासीन। वालेकुम सलाम जी यासीन, सवाल कीजिए। जी, मेरा ये सवाल है कि गुर्दे में पथरी है, वो ऑपरेशन से बगैर कैसे निकलेगी?
जी, ऑपरेशन के बगैर एक तो सबसे पहले आप खुद से ये फैसला नहीं कर सकते कि ऑपरेशन करवाना है नहीं करवाना है। डिपेंड करता है ना साइज पे भी। हाँ, डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना पड़ेगा, वो डिफरेंट तरह से उसको असेस करेंगे, जैसे आपने भी कहा उसका क्या साइज है, किस तरह से है। और फिर शुरू में तो यही होता है कि डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस बताई जाती हैं। आपको बेशक डायबिटीज़ है, कुछ भी है, शुरू में कोशिश यही होती है डॉक्टर की कि वो आपको 3 या 6 महीने देता है, आप अपने लाइफस्टाइल से ठीक कर लें, आप पानी का इंटेक अपना अच्छा कर लें। जिस तरह से मैंने अभी डाइट बताई है कि आप फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें, जो फाइबर है, प्रोबायोटिक्स, दूध दही का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। ये रूटीन आपको 3 से 6 महीने फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी तकलीफ़ वहीं की वहीं है, बरकरार है, तो फिर ज़ाहिर ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज है उसका क्या रोल है? उसका बहुत अहम रोल है, क्योंकि अक्सर हम लोग कहते हैं अब वर्जिश को ना मोटे और पतले के कॉन्सेप्ट के साथ एसोसिएट कर दिया गया। किसी ने मोटा होना है तो वो एक्सरसाइज कर ले, किसी ने पतला होना है तो वो एक्सरसाइज। हालांकि जिस तरह डेली रूटीन के काम है, आप खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, अपने काम डेली लाइफ के कर रहे होते हैं, तो एक्सरसाइज भी आपकी डेली लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। आपकी ब्लड की पूरी सर्कुलेशन जो है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, और बहुत सारी आपकी जो सेहत है उसका जितनी इम्पोर्टेंट डाइट है उतनी इम्पोर्टेंट आपकी वर्जिश है। अगर किसी ने पिता निकलवा दिया तो उसके बाद क्या परहेज़ करना चाहिए और क्या एहतियात करनी चाहिए? अच्छा, अब उसमें ये कि जब जैसे ही ऑपरेशन हो गया, पोस्ट सर्जरी डाइट जिसको हम बोलते हैं, इसमें हम अपनी एक मेडिकल टर्म में यूज़ करते हैं प्रोग्रेसिव डाइट, यानी कि आपने पहले सॉफ्ट डाइट से शुरू करना है या फिर लिक्विड डाइट से। बिल्कुल लिक्विड्स आपने, क्योंकि आपको पता है जब भी ऑपरेशन भी होता है उससे पहले आपको कह दिया जाता है कि 12 घंटे एटलीस्ट आपने कुछ भी नहीं खाना। तो NPO नथिंग पर ओरल उसके बाद होता है, यानी कि आपने बिल्कुल लिक्विड से स्टार्ट करनी है अपनी डाइट। थोड़ा थोड़ा पानी पी के देखें, आपको नौजिया तो नहीं हो रहा, क्लियर लिक्विड्स। फिर उसके बाद सॉफ्ट डाइट आपकी आ जाती है, जैसे दही है, केला है, खिचड़ी है, नरम इस तरह की ग़िज़ाएँ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी बॉडी का रिस्पांस देखते हैं, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरह से काम कर रहा है वो आपने देखना है, और फिर आप अपनी नॉर्मल रेगुलर डाइट पे जाते हैं। तो नरम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल जैसे केला, खिचड़ी, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे पित्ते में जो पथरी हो जाती है उस हवाले से, और क्या एहतियात करनी चाहिए, और जिनका पित्ता निकल जाता है उसके बाद उनको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम सही रखने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी आमना अली। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी आ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब, और आज हम ख़वातीन के मेनोपॉज़ के बारे में बात करेंगे कि इस दौरान जो मुख्तलिफ जिस्मानी मसाइल होते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन को इस उम्र में जोड़ों और हड्डियों में दर्द की शिकायत भी रहती है, कमज़ोरी की शिकायत भी रहती है, और अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि जिस्म में अकड़ाव बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसी हवाले से बात करेंगे, और फिज़ियोथेरेपी इसमें कितनी कारआमद साबित हो सकती है उस हवाले से भी बात करेंगे। और मेरे साथ फिज़ियोथेरेपिस्ट मौजूद हैं डॉक्टर आयशा सरफराज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर आयशा, सबसे पहले तो बताएं कि ये जो टाइम होता है मेनोपॉज़ का, इसमें जोड़ों में बहुत दर्द की शिकायत रहती है, हड्डियों में दर्द की शिकायत रहती है, और अक्सर ख़वातीन कहती है कि जिस्म में अकड़ाव रहता है। तो इसकी रीज़न क्या होती है? मोनोपॉज बेसिकली आपका जो है एक हार्मोनल डिस्टर्बेंस स्टार्ट होती है। आपका एक मेन हार्मोन है एस्ट्रोजन। जब एस्ट्रोजन में प्रोडक्शन उसकी कम हो जाती है, उसकी वजह से आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, स्टिफनेस स्टार्ट होती है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं, आपकी बॉडी में अकड़ाव बहुत ज़्यादा रहता है। और एस्ट्रोजन का एक मेन फंक्शन है कि वो इन्फ्लेमेशन को बॉडी में कम करता है। जब एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन कम होती है तो जॉइंट में इन्फ्लेमेशन बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जोड़ों और हड्डियों में बहुत दर्द रहती है। ठीक है। अच्छा, तो एस्ट्रोजन कम क्यों होता है? मोनोपॉज जब आपका स्टार्ट होता है तो बेसिकली आपको वो सिर्फ आपका साइकिल मेंटेन नहीं कर रहा, वो आपकी बॉडी बाकी फंक्शन में भी काम कर रहा होता है। जब साइकिल स्टॉप होता है तो ये नेचुरली तौर पे आपके हार्मोन्स की प्रोडक्शन कम हो जाती है।
ठीक है। अच्छा ये बताएं कि क्या सबको शिकायत रहती है कि उनकी हड्डियां वीक हाँ हो जी, जाती हैं? मोस्टली फीमेल्स को ये शिकायत रहती है कि उनके जॉइंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, उनको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है और उनके जो है जिस्म में अकड़ाव बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है। अच्छा डॉक्टर आयशा ये बताएं फिर इस पीरियड के दौरान किन चीज़ों से उनको एहतियात करनी चाहिए और डाइट में क्या चीज़ें अपनी लाजमी ऐड करनी चाहिए? सबसे पहले तो वो पहले अपनी एक्सरसाइज को लाजमी एडअप करें, अपने वाइटामिन्स को लाजमी ऐड करें, क्योंकि मोस्टली ये एज में होता है 45 to 50 में होता है, तो उसमें आपकी एज के साथ भी बॉडी में वीकनेस चल रही होती है और बॉडी काफ़ी वीक होती है आपकी और जॉइंट्स आपके बहुत वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए कैल्शियम और विटामिन डी और आपने ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश जूसेस, बीटरूट वगैरह ये लाजमी आपको ऐड करने चाहिए और नट्स वगैरह लाजमी होने चाहिए। और अपने आप को फ्रेश रखने के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं, योगा है, स्ट्रेचिंग है, वॉकिंग आप डेली लाजमी 10 to 15 मिनट करें ताकि आप मेंटली भी फ्रेश रहें, फिज़िकली भी, और आपका स्लीप साइकिल भी अच्छा होना चाहिए इसमें। ठीक है। अच्छा तो कौन सी चीज़ें उनको अवॉइड करनी चाहिए स्पेशली डाइट में? डाइट में अवॉइड नहीं, खाएं सब कुछ, डाइट में है। इसके साथ कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मोस्टली जो आपका अफेक्ट होता है वो आपका ब्रेन, क्योंकि एस्ट्रोजन आपके ब्रेन के फंक्शन को भी कंट्रोल कर रहा होता है। जो आपके मूड स्विंग्स हैं वो एस्ट्रोजन से लिंक होते हैं, तो ये हार्मोन आपकी पूरी बॉडी पे एक तरह से काम कर रहा है। ये आपके वाटर लेवल पे भी काम कर रहा है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल पे भी काम कर रहा है, ये आपकी जॉइंट की हेल्थ, जो कैल्शियम डिपॉजिट होता है बेसिकली बोन्स के अंदर, वो एस्ट्रोजन की वजह से और आपका थायराइड ग्लैंड है उसकी वजह से एक हो रहा होता है, तो एक मेन फैक्टर जो है वो आपका कम हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि हम एहतियात पे थोड़ी बात कर ही रहे हैं, तो जब अर्ली 20s अर्ली 30s में लड़कियों को, ख़वातीन को कौन सी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो बाद में उनके काम आए? जैसे अक्सर कहा जाता है कि विटामिन डी जिन चीज़ों में हो उनका इंटेक ज़्यादा रखें, क्योंकि आफ्टर 35 जो विमेन में कम हो जाती है इसकी प्रोडक्शन या ख़त्म हो जाती है? आफ्टर 40 ये स्टार्ट होता है कि अच्छा, आफ्टर 40 इसकी प्रोडक्शन जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। 20 और 30s में आपको ये करना चाहिए कि आप जो हैं अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखें। डाइट में ये है कि डेली 2 एग्स लाजमी लें, यॉक आप नहीं अगर आपको पसंद तो वो आप ना लें, बाकी अपना विटामिन डी और कैल्शियम लेवल आपका अच्छा हो। आप सन बाथ, जिसको हम कहते हैं कि थोड़ी देर सूरज की रोशनी में आपको लाजमी बैठना चाहिए ताकि आपकी जो है विटामिन डी की प्रोडक्शन अच्छी हो। ठीक है। अच्छा ये बताएं एक्सरसाइज का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इसमें? एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ऑलरेडी आपके मसल्स और बोन वीक हो रही होती है, तो एक्सरसाइज में आप जब एक्सरसाइज करते हो तो मेंटली फ्रेश रहते हो, दूसरी आपके मसल्स में स्ट्रेंथ आती है, स्टिफनेस कम होती है और जॉइंट के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होती है, तो एक्सरसाइज इज़ द मेजर रोल इसके अंदर लाजमी होना। ठीक है। अच्छा हार्मोनल थेरेपी के हवाले से बताएं कि वो कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है ख़वातीन के लिए? ये केस टू केस वेरी करता है हार्मोनल थेरेपी। इसके लिए बेसिकली प्रॉपर एक हिस्ट्री और डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। पहले पेशेंट की हिस्ट्री देखें, अगर कुछ केसेस में हम हार्मोनल थेरेपी रिकमेंड नहीं करते, गायनोकोलॉजिस्ट प्रॉपर एक उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगी, मेडिकल टेस्ट होंगे। हार्मोनल थेरेपी बेसिकली जो आपके मोनोपॉज में सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे फीमेल्स कंप्लेन करती हैं कि हमें मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं या हमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ये एकदम गर्मी लगना, उनके जो है ना टेम्परेचर लो होता है उसमें वो होता है, बॉडी फिजिकल पेन, बॉडी पेन्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो हार्मोनल थेरेपी बेसिकली एस्ट्रोजन के लेवल को मेंटेन करती है और वो सिम्टम्स को रिड्यूस कर देती है। ठीक है। अच्छा थोड़ा सा जो एक्सरसाइजेस आपने जैसे बताया कि रोल बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइजेस का, तो हमें करके भी दिखाएंगे कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं? जी ठीक है, मैं आपको इसकी एक्सरसाइजेस कुछ हैं, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। आए अंजुम आओ लेटो। इसमें सबसे पहले आपने जो पोजीशन है, आप बेड ले सकते हैं या कोई मैट बिछा के आपने लेटना है, नहीं ऐसे लेट। ठीक है। ठीक है, आप लेटेंगे, आपने अपनी दोनों टांगों को फ्लेक्स कर लेना है। ये आपने फ्लेक्स की है और आपने अपनी कमर को ऊपर उठाना है और बीच में कोई भी पिलो और आपने रखना है और इसको प्रेस करना है। ये 1 सेकंड के लिए होल्ड करना है और 10 दफ़ा ये आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड आप एक्सरसाइज इसके लिए जो कर सकते हैं, आपने अपनी दोनों टांगों को इनवर्ड और आउटवर्ड मूव करना है, 1 सेकंड का होल्ड देना है, फिर दोबारा ये मूवमेंट करनी है, तो इससे भी जो आपके पेल्विस फ्लोर के मसल्स हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। सेकंड आप एक्सरसाइज ये है कि आप अपनी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए एंकल पंप्स कर सकते हैं। पंजों को आगे पीछे करना है, 10 दफ़ा आप आगे पीछे करें ताकि आपके लोअर लिम्ब की जितनी ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो। अपनी कमर उठानी है इस तरह, आपने इसको 1 सेकंड के लिए होल्ड करें। ये एक्सरसाइज कमर के मसल्स के लिए बहुत बेहतर है। ठीक है। थैंक यू।
ओके, तो इसके कितने सेट्स करने हैं, कितनी देर करनी है, और सब कर सकते हैं? हाँ जी, ये सब कर सकते हैं आप। दिन में 2 सेट कर सकते हैं, एक सुबह एक शाम, और 15 रेपिटेशंस के साथ। ठीक है, और इसके अलावा कौन सी एक्सरसाइजेज हैं? बैक पेन के लिए एक आप ब्रिज कर सकते हो, दूसरा आप दोनों फोल्ड करो, दोनों टांगे साथ बिल्कुल, आप इस तरह दोनों को फ्लेक्स करके होल्ड करें 1 सेकंड के लिए, ठीक है, ये एक्सरसाइज है। फिर साइड ट्विस्टिंग आप इसमें लाजमी कर सकते हो कि ताकि ये जो लेटरल मसल्स हैं आपके, इनके अंदर आपकी जो है इनकी स्ट्रेंथ गेन हो। तो ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो हम पहले बात कर रहे थे, आप कंटिन्यू करें एक्सरसाइजेज जो आप इससे पहले बता रही थी। हाँ जी, मैं ये बता रही थी कि पेल्विस फ्लोर जब आपका वीक हो जाता है, प्रेगनेंसी अगर बहुत कंजेक्टिव प्रेगनेंसीज हैं, उससे भी आपके पेल्विक फ्लोर के मसल वीक होते हैं। तो पेल्विक फ्लोर बेसिकली फिर ब्लेडर जो है ना, जो आपका यूरिन कंट्रोल सिस्टम है, वो उसमें लीकेज आना स्टार्ट हो जाती है। ख़वातीन हंसती हैं, या वो कुछ जिनको खांसी होती है या क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होती है, उनकी वजह से उनमें यूरिन लीकेज का बहुत मसला है, तो उसके लिए भी बेस्ट एक्सरसाइजेज है कि कीगल एक्सरसाइजेज हम करवाते हैं ताकि उनके पेल्विक फ्लोर के मसल जो है वो स्ट्रेंथ अप हो। ठीक है, तो वो एक्सरसाइजेज हमें करके दिखाएं जी। अच्छा, एक कॉलर है, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी, चौधरी शाहिद गुम्मन आरिफवाला से जी। जी जी, वालेकुम सलाम जी। जी, सवाल कीजिए शाहिद साहब। मैं डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है जी कि मेरी मिसेज को ना ये जो गोडे हैं ना उनके, मैं पंजाबी में बता देता हूँ, गोडे में, दोनों गोडों में वो जब नमाज नहीं पढ़ सकती तो फोल्ड नहीं होते उनके। लाहौर में भी काफी सारे टेस्ट करवाए हैं, तकरीबन 5-10 साल से ये मसला चला आ रहा है। तो आज एज क्या है उनकी? एज उनकी है जी 48 या 47। ठीक है। तो वो जब चलते चलते ना दायां जो टांग है, दाई टांग, वो पूरा जो है वो सीधा हो जाता है। तो उसमें डॉक्टर कहते हैं खला हैं, इसको इसमें इंजेक्शन लगवाएं, इसमें आप वो पंजाबी में कहते हैं नवे गोडे पवा लो। वो नए टखने डलवाने से क्या ये मसला हल हो सकता है जी? वजन थोड़ा सा उनका ज्यादा है, तो बाकी और ना कोई शुगर पेशेंट है, ना कोई उन्हें कोई मसला है, सिर्फ यही प्रॉब्लम है। नमाज भी बल्कि कुर्सी पे बैठ के पढ़ते हैं जी। ठीक है। मैं इनको सबसे बेस्ट ओपिनियन इनके लिए यही है कि ये नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाएं। जो ये कह रहे हैं कि गोडे चेंज करवाएं, एक तो वो 48 की एज में चली गई हैं, वो ऑलरेडी मोनोपॉज में हैं और उनका कार्टिलेज भी जो गूदा है वो भी ख़त्म हो चुका है। तो बेहतर ये है कि अब उनकी कंडीशन, कुछ एक्सरेज होंगे, उससे फर्दर हम डायग्नोसिस बना सकते हैं। लेकिन जो ये कंडीशन बता रहे हैं उसमें ये है कि नी रिप्लेसमेंट के लिए ये बेस्ट टाइम है अगर वो भी करवा सकते हैं तो। और अगर उनका वेट अगर नहीं करवाना चाहते तो फिर एक्सरसाइजेज, फिजियोथेरेपी की तरफ आएँ, और साथ अपना जो है उनको वेट कम करना पड़ेगा। वेट रिडक्शन से भी जो आपके जॉइंट्स है उस पर वज़न कम पड़ता है, दबाव कम आता है, तो उससे भी ये इशू काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। ठीक है, आप एक्सरसाइजेस बता रही थी, वो बताइए डॉक्टर आयशा। हाँ जी, मैं आपको जो ब्लेडर पेल्विस मसल की एक्सरसाइजेस बता रही थी, उसमें ये था कि आप अपने सबसे ज़्यादा जिन औरतों के यूरिन का मसला होता है, लीक होता है, आपने दोनों टांगें सही रखनी है और जहाँ आपका ब्लेडर है उस पर हाथ रख के आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अपना यूरिन को जैसे हम होल्ड करते हैं, होल्ड करें और हम 10 सेकंड तक इसको होल्ड करके रखेंगे। अब रिलैक्स करें, ठीक है। तो इसके लिए ये जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं ये बेस्ट है। साथ आप इसके साथ ये कर सकते हैं कि दोनों जो टांगे हैं उनको साइड ट्विस्टिंग में लेके और उसको सीधा रख सकते हैं ताकि ये मसल्स भी बेहतर हो। अब उस साइड पे, ठीक है। और ये जो है ना पेल्विस फ्लोर की कुछ एक्सरसाइजेस थी, कीगल एक्सरसाइजेस, साथ आप इसमें ब्रिजिंग भी करवा सकते हैं, तो ये बेस्ट है पेल्विस फ्लोर के लिए। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि और कौन सी एहतियात हैं जो विमेन है इस पीरियड के दौरान उनको करनी चाहिए? उन जो प्रिकॉशन है, सबसे ज़्यादा गलत एंगल में नीचे से वज़न ना उठाएं, जोड़ों के बल नीचे ज़मीन पे ना बैठें। अगर डॉक्टर ने आपको नमाज कुर्सी पे बैठने को कहा तो आप कुर्सी पे बैठे जब तक कि आपका इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता। बाकी ये है कि अगर आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में नहीं है उसको भी कंट्रोल में रखें, विटामिन्स प्रॉपर लें और अपनी फिजिकल एक्टिविटी, आप जिम जाना चाहते हो तो जिम भी साथ ज्वाइन कर सकती हैं। बाकी साथ आप फिजियोथेरेपी को भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे आज एक्सरसाइजेस के हवाले से जो कि ख़वातीन की हार्मोनल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी डॉक्टर आयशा सरफराज। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी आ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और आज हम बात करेंगे जो स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए कौन से जो कंट्रीज़ हैं उनकी वीज़ा पॉलिसीज़ सही हैं, और स्पेशली आज हम यूके की वीज़ा पॉलिसी पे बात करेंगे कि उन्होंने अपनी जो वीज़ा पॉलिसी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्यों कर दी है, और इसके मुख्तलिफ रीज़न्स भी सामने आई हैं। और वो ये है कि अक्सर जो वहाँ पर जाते हैं बच्चे वो असाइलम ले लेते हैं, जो भी लोग जाते हैं वो असाइलम ले लेते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने जो अपनी पॉलिसीज़ हैं उसको स्ट्रिक्ट कर दिया। तो आज हम इसी पे बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद है वीज़ा कंसल्टेंट आसिम इदरीस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आसिम साहब, सबसे पहले तो बताएं कि बरतानिया ने जो स्टूडेंट वीज़ा की पॉलिसी है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दी है, तो इसकी और क्या रीज़न्स है? इसका स्पेसिफिक बैकग्राउंड है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि यूके जो है एक कितनी हॉट डेस्टिनेशन थी, और पाकिस्तान के मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो जाने स्टडी के लिए या तो यूके का रुख करते थे, ऑस्ट्रेलिया का, जर्मनी का और यूएसए का। यूके एक ऐसी डेस्टिनेशन थी कि वहाँ की एजुकेशन पूरी दुनिया के अंदर लिस्टिमेटली बहुत ज़्यादा वेल एक्सेप्टेड है, और वहाँ की डिग्री यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन पिछले चंद सालों में हुआ ये है कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने के लिए गए हैं उन स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ मसाइल का भी सामना करना पड़ा है, और कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ी हैं जिसकी वजह से होम ऑफिस ने वहाँ पे स्टूडेंट्स की पॉलिसी काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दी है। ठीक है। स्टूडेंट वहाँ पे जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते थे तो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद पोस्ट स्टडी वर्क की एक लिस्टमाइज्ड ऑप्शन अवेलेबल होती है, लेकिन स्टूडेंट अपनी एजुकेशन अगर बीच में इनकम्प्लीट छोड़ दे तो उसके बाद इनकम्प्लीट छोड़ने के बाद उसके पास ये ऑप्शन वेव ऑफ हो जाती है। ठीक है। अच्छा आसिम साहब, ये बताएं कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई करते हैं यूके के वीज़ा के लिए और जिनके वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं, उसकी सबसे ज़्यादा कॉमन रीजंस कौन सी होती हैं? उसके अंदर 3 रीज़न सबसे बड़ी हैं। एक तो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं जो आपकी वो प्रॉपर तरीके से आपकी बैंक ट्रांजैक्शन को सपोर्ट नहीं कर रही होती, मतलब आपके जो फंड्स की एक रिक्वायरमेंट है जो यूनिवर्सिटी और होम ऑफिस ने रखी हुई है वो उसके मुताबिक नहीं होती। नंबर 2 ये है कि स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात गलत वेज से बैंक स्टेटमेंट एक तरह से अपनी सबमिट कराते हैं, वो एक बहुत बड़ी रीज़न है रिजेक्शन की। आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रॉपरली सम टाइम रेलिवेंट अथॉरिटी से अटेस्टेड नहीं होती, ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। इसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के अंदर कोर्स रेलिवेंस नहीं होती। कोर्स रेलिवेंस का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आप बिज़नेस या आईटी में जा रहे हैं और आपका प्रीवियस एकेडमिक जो है वो सोशल साइंसेज का है तो वो आप उसको प्रॉपर जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो यूनिवर्सिटी इस चीज़ के ऊपर आपका जो कैश लेटर है वो प्रॉपरली टाइम पे इशू नहीं करती। ठीक है। अच्छा आसिम साहब, ये बताएं कि ये जो एक रीज़न बताई जा रही है कि वहाँ पे जाके जो असाइलम सीख कर लेते हैं उसकी वजह से जो पॉलिसी है वीज़ा की वो स्ट्रिक्ट कर दी गई है, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ यही रीज़न है इसके पीछे? इसमें 2 रीज़न्स हैं। एक तो ये बहुत बड़ी रीज़न है असाइलम की कि स्टूडेंट वहाँ पे स्टडी वीज़ा पे जाते हैं और जाके अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं करते, और एजुकेशन कंप्लीट करने के अलावा वहाँ पे इलीगल जॉब भी करते हैं। आपको 20 घंटे टाइम अलाउड है कि जिसमें आप काम कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं कि वहाँ पे 20 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं, जिसकी वजह से उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस ज़्यादा होने की वजह से सम टाइम अपनी एजुकेशन इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं और वो इलीगल जॉब्स करते हैं। इलीगल जॉब करने की वजह से यूनिवर्सिटी जो है होम ऑफिस को रिपोर्ट करती है और वहाँ से उस स्टूडेंट का जो है रिकॉर्ड जो है वो ख़राब होता है। उस सूरत में स्टूडेंट के पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाती है कि वो असाइलम के लिए अप्लाई कर दे, और आप हैरान होंगी कि पिछले 2 सालों में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट ने असाइलम के लिए अप्लाई किया है। तो ये क्वेश्चन मार्क बन गया है कि जो ओरिजिनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम है, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपनी एजुकेशन इनकम्प्लीट छोड़ के असाइलम की तरफ चले गए हैं। अब इस पे भी वो कानून साजी कर रहे हैं और बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को उन्होंने चेकलिस्ट में डाल दिया काफ़ी। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ये जो आप जैसे रीजंस बता रहे हैं कि इन रीजंस की वजूहात पर उन्होंने जो अपनी वीज़ा पॉलिसी है उसको स्ट्रिक्ट कर दिया है, तो जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं जो असल में डिज़र्विंग है उन पर कितना इफेक्ट होगा इसकी वजह से? देखिए, जो तो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ आज भी हैं, जिनके एकेडमिक्स अच्छे हैं, जिनके फाइनेंशियल जो है बहुत अच्छा है और वो जनरली पढ़ना चाह रहे हैं और वो पूरी फ़ीस पे करके पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए आज भी यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे ओपन हैं। लेकिन डेफिनेटली जब आप कंट्री वाइज देखते हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स जो वाकई जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद कम होती है। मैक्सिमम स्टूडेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के साथ साथ अर्निंग भी करनी है, और पाकिस्तान जैसे
लो बजटिंग स्टूडेंट्स का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि वहाँ पे जाके कुछ पैसे अर्न करें और अपनी फ़ीस भी वहीं से अर्न करें और अपने अगले सेमेस्टर्स की फ़ीस पे करें। तो इस चीज़ का फ़र्क पड़ा है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एवरेज प्रोफाइल ज़रा कम है, फाइनेंशियल जिनका कमज़ोर है। और दूसरी बात है कि यूके में भी इन्फ्लेशन हाईएस्ट साइड पे है इस वक्त, बहुत ज़्यादा वहाँ पे महंगाई है। उसकी वजह से आप जब तक प्रॉपर जॉब नहीं करेंगे आप अपने एजुकेशन एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर सकेंगे। तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स को वहाँ पे काफ़ी दिक्कत का सामना है। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि जो जेन्युइन स्टूडेंट है उसके लिए यूनिवर्सिटी के दरवाजे आज भी खुले हुए हैं। उसके लिए कुछ थोड़ा सा मैं सजेस्ट ये करूँगा कि स्टूडेंट सबसे पहले यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते वक्त अपने फाइनेंशियल्स को भी देखे, अपने एकेडमिक्स रेलिवेंस को भी देखे और उन सारी डॉक्यूमेंट्स को जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करें। ठीक है। अच्छा आसिम साहब ये बताएं कि करंटली यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही हैं और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पास अब भी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? 3 मेजर स्कॉलरशिप्स हैं वहाँ पे। एक शेवरॉन स्कॉलरशिप है, ब्रिटिश काउंसिल का स्कॉलरशिप है, इसके अलावा कॉमनवेल्थ का स्कॉलरशिप है। ये उन स्टूडेंट्स के हैं जिनके एकेडमिक्स बहुत अच्छे हैं, जिनका आइल्स या पीटी का बैंड बहुत अच्छा है और उनके प्रीवियस एकेडमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इन बेसिस पे वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं और इनकी डेडलाइंस होती हैं, इनकी चेकलिस्ट होती हैं, उनको फुलफिल करने के लिए स्टूडेंट को वेल बिफोर टाइम काम करना चाहिए। ठीक है। अच्छा अब ये बताएं कि यूके का वीज़ा अगर एक दफ़ा रिजेक्ट हो जाए तो पॉसिबिलिटी है कि दोबारा अप्रूव होगा जब अप्लाई करेंगे तो? जी बिल्कुल, आप उसको रीअप्लाई कर सकते हैं, उसकी अपील कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप समझते हैं कि आपके साथ कोई ऐसी नाइंसाफ़ी हुई है तो आप उसकी अपील करके दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा आसिम साहब ये बताएं जब स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए तो कौन सी ऐसी गलतियाँ उमूमन जो वो करते हैं जिनसे उनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और किन बेसिस पे जो उनका वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाता है? देखिए बड़ा सिंपल सा मेथड है। आपकी 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट सबसे टफ है। सबसे पहले आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड आपकी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए। जिस कोर्स में जा रहे हैं उसकी कोर्स रेलिवेंस होनी चाहिए। आपकी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स सारी क्लियर होने चाहिए। आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट अथॉरिटीज़ HEC, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट होनी चाहिए। इसी तरीके से आपने यूनिवर्सिटी की डेडलाइन से पहले कैस के लिए जो आपका कंडीशनल एडमिशन है उसके लिए अप्लाई करना है। आपको ये सारी चीज़ें अगर आपकी सीक्वेंस में ठीक हैं और आपकी डॉक्यूमेंट सारी अप टू द मार्क हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी रीज़न रह जाती है कि आपकी डॉक्यूमेंट इस बेस पे रिजेक्ट हो। ठीक है। अच्छा आपने आगे जिक्र किया था जॉब्स का, जो इलीगल जॉब्स कर रहे हैं तो उनके साथ क्या सलूक होता है और क्या उनको फिर डिपोर्ट कर दिया जाता है? उसमें यूनिवर्सिटी जो है उससे या कॉलेज से वेरीफाई किया जाता है कि ये स्टूडेंट क्या यहाँ पे रेगुलर क्लासेस लेता रहा है, इसने फ़ीसें जमा कराई हुई हैं और वो सारी चीज़ें अगर यूनिवर्सिटी वेरीफाई नहीं करती तो एक ही चीज़ है, उसको डिपोर्ट कर देंगे और उसके बाद वो बच्चा फिर दोबारा से रीअप्लाई नहीं कर सकेगा। उसकी डॉक्यूमेंट हिस्ट्री जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है उसके अंदर। और बहुत केसेस ऐसे हुए हैं कि स्टूडेंट ने वहाँ पे असाइलम के लिए अप्लाई कर दिया, अपनी यूनिवर्सिटी में प्रॉपर क्लासेस नहीं ली, उसकी वजह से जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा हम ये तो बात करते हैं जो स्टूडेंट्स वहाँ जाके करते हैं, लेकिन अक्सर हमारे पास बेशुमार ऐसे केसेस मौजूद हैं पाकिस्तान में जो एजेंट्स हैं बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं और फिर फ्रॉड करते हैं। फिर हमने यहाँ पर उसके ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी बहुत ज़्यादा केसेस देखे हैं और अक्सर वो उनको इनकरेज करते हैं कि वो इलीगल रूट से जाएं इन कंट्रीज़ में एंटर हो। तो इस हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं रेड फ्लैग्स कौन से होते हैं ऐसे एजेंट्स के? देखिए सबसे पहले तो आजकल जो भी स्टूडेंट है, स्टूडेंट खुद भी बहुत वेल अवेयर है। उनको चाहिए कि जिस भी यूनिवर्सिटी की वो एडमिशन के लिए प्रोसेस कर रहा है थोड़ा सा खुद पर्सनल होमवर्क भी करे, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट देखे, उसके बाद अगर एजेंट ने उसको कुछ चीज़ें बताई हैं उसको क्रॉस वेरीफाई खुद से करे और ख़ुद भी किसी किस्म की ऐसी चीज़ को वो अडॉप्ट ना करे, किसी इलीगल एक्टिविटी को ना देखे, कोई गलत डॉक्यूमेंट ना लगाए, गलत बैंक स्टेटमेंट ना लगाए, कोई ऐसा अनऑथोराइज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ना लगाए जिसको बाद में वेरीफाई ना किया जा सकता हो। इसकी बेस पे वो रिजेक्शंस होती हैं नॉर्मली। ठीक है। तो आज हम बात कर रहे थे यूके की स्टूडेंट वीज़ा पॉलिसी के हवाले से और जो वो स्ट्रिक्ट कर दी गई है वो कौन सी ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से वो स्ट्रिक्ट कर दी गई है और अभी भी स्टूडेंट्स के पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स है जो यूके ऑफर कर रहा है, इस हवाले से आज हमने बात की। उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है वीज़ा कंसल्टेंट आसिम इदरीस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब और हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ AI हमारे बारे में हमसे ज़्यादा जानता है। AI ने दुनिया को स्मार्ट और तेज़ बनाने के साथ साथ मॉडर्न भी बना दिया, लेकिन सवाल ये है कि एट व्हाट कॉस्ट। आज बच्चे AI से बातें कर रहे हैं और रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं। होमवर्क AI से करवाया जा रहा है, अपनी रोज़मर्रा रूटीन उसके साथ शेयर की जा रही है और अगर किसी से लड़ाई भी हो जाए तो वो भी AI को बताई जाती है, जिसके नतीजे में उनके ख़ानदान और दोस्तों के साथ ताल्लुकात भी मुतासर हो रहे हैं। तो आज हम इस सेगमेंट में इसी हवाले से बात करेंगे AI की
डार्क साइड क्या है, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं डॉक्टर बिस्मा एजाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर बिस्मा, सबसे पहले तो एक्सप्लेन करें थोड़ा एआई एडिक्शन। जैसे अभी मैंने बात की है कि आजकल तो लोग खुद बताते हैं, तो हम चैट जीपीटी से पूछ रहे थे, ये तो हमें चैट जीपीटी ने बताया, तो इसको ही सिर्फ हम डिफाइन करेंगे एआई एडिक्शन। एडिक्शन बेसिकली किसी भी चीज़ की हो, उसकी एक वाज़ेह जो अपीयरेंस होती है वो ये होती है कि इंसान उसको यूज़ किए बगैर या उस पे इतना डिपेंडेंट हो जाता है कि अगर वो आसपास मौजूद नहीं है तो उसको ज़हनी परेशानी या कोफ्त का सामना करना पड़ता है। तो एडिक्शन बेसिकली ये है। अब एआई एडिक्शन की बात करें तो जैसे आपने कहा, हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए एआई से या चैट जीपीटी से पूछ रहे होते हैं कि मेरी इससे नाराज़गी होगी, मैं इसको कैसे मनाऊँ, मैं इसको कैसा गिफ्ट दूँ जिससे ये मान जाएगा या मान जाएगी, मैं आज कौन सा कलर पहनूँ जो मेरे मूड को एनहांस करेगा। तो ये छोटी छोटी मशवरे जो हम कभी अपने फ्रेंड से, अपने भाई से, अपनी बहन से या पेरेंट्स से पूछते हैं, वो हम चैट जीपीटी से पूछ रहे होते हैं। तो बेसिकली जब आप अपना एक दोस्त, अपना एक कंपेनियन या अपना एक मशवरा करने वाला एडवाइज़र जो है वो चैट जीपीटी को बना लेते हैं, तो आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ के ऊपर उसकी हेल्प की ज़रूरत होती है। और जब आपके आसपास नहीं है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू डोंट हैव योर फ़ोन इन योर हैंड फॉर सम टाइम, तो आपको एक परेशानी और एक जो नर्वसनेस है और एक जो कहते हैं सेंस ऑफ फियर, वो होना शुरू हो जाएगा कि अब मैं क्या करूँगी या अब मैं क्या करूँगा, अब मैं किससे पूछूँ। इस कंडीशन में जब आप आ जाते हैं, इसका मतलब है कि आपको एडिक्शन हो चुकी हुई है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर बिस्मा, जब इंट्रोड्यूस करवाया गया था एआई को या चैट जीपीटी जब आया था, तब अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ होनी चाहिए थी वो थी अवेयरनेस। हमारे जो तालीमी इदारे हैं उसमें टीचर्स को बताना चाहिए था, या शायद उनको भी अवेयरनेस नहीं है, पहले उनको देनी चाहिए थी। लेकिन ये इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, स्टूडेंट्स ने खुद से यूज़ करना शुरू कर दिया, बच्चों ने खुद से यूज़ करना शुरू कर दिया, और अभी तक इस पर वो काम नहीं किया जा रहा जैसा करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है कि हमारे तालीमी इदारों में इस हवाले से अवेयरनेस भी दी जाए? मैं आपकी बात से कुछ हद तक इत्तेफाक करती हूँ। बिल्कुल ये एक ऐसा ऐप था, ये एक ऐसा असिस्टेंस थी जिसका एक्सपोजर बहुत जल्दी स्टूडेंट पॉपुलेशन में हो गया, और एक्सपोजर इस लेवल का कि उनको इसके बारे में फ़ायदे या नुकसानात की अवेयरनेस नहीं थी, एंड दे वेंट फॉर इट। अभी भी इतनी लेट नहीं हुई है। मतलब मैंने ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशंस देखे हैं जहाँ पे चैट जीपीटी और एआई के प्रोज़ एंड कॉन्स के ऊपर अवेयरनेस दी जाती है, और कंटिन्यूअली बेसिस पे ये चीज़ हो रही है। अभी भी मैं समझती हूँ कि जैसे मीडिया है आपका बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू बहुत से बच्चे सुन रहे होते हैं, स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, टीचर सुन रहे हैं, घर पे इवन पेरेंट्स सुन रहे हैं। उनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हर एक चीज़ जिसके फ़ायदे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात लाजमी होते हैं। अब टीचर्स जो हैं स्पेसिफ़िकली वो अपने स्टूडेंट्स को ये गाइड करें। मैं एक टर्म यूज़ करती हूँ कि चैट जीपीटी को एज रिसर्च असिस्टेंट यूज़ करते हैं, होमवर्क करने वाले के तौर पे यूज़ मत करें। ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल है, मेरा ख्याल है घर में बैठे हुए पेरेंट्स भी इस चीज़ को समझेंगे कि आप किसी को कहते हैं ना मेरा होमवर्क कर दो, तो वो ए से लेके जी तक आपका पूरा काम करके आपको दे देता है, विच इज़ चैट जीपीटी डूइंग फॉर अस। अगर आप रिसर्च असिस्टेंट की बात करते हो तो आप उसको कुछ ना कुछ हेल्प के लिए लेते हो कि अच्छा मेरा ये वाला काम कर दो, बाकी चीज़ें मैं मैनेज कर लूँगा। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें, बिल्कुल करें, वो आपको बहुत चीज़ों में फ़ायदा भी देता है, लेकिन यूज़ इट एज अ रिसर्च असिस्टेंट, नॉट एज अ पर्सन हु इज़ डूइंग योर होमवर्क। सेकेंड थिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चूँकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ तो अक्सर ये बात भी होती है कि जी हमें कोई मसला होता है या ज़हनी परेशानी होती है तो हम चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं इसका क्या हल है। ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि चैट जीपीटी आपकी हर बात से इत्तफाक करता है, एग्री करता है। ठीक है, आप अगर डिप्रेशन में हैं और आप कहते हैं कि जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और मेरी ये इस वक्त सिम्टम्स हैं, चैट जीपीटी पे एंटर करते हैं, वो आपकी बात से इत्तफाक करेगा, आपकी जो नेगेटिव थॉट है उससे इत्तफाक करेगा, आपके डिल्यूजन्स को एनहांस कर सकता है, आपकी नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव एक्टिविटी जो आप करना चाह रहे हैं उसको एनहांस कर सकता है। तो अल्टीमेटली चैट जीपीटी इज़ रूइनिंग यू। साइकोलॉजिकल असिस्टेंस बिल्कुल चैट जीपीटी से नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि हम साइकोलॉजिस्ट जो हैं हम अपने पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स को जब सुनते हैं या उनके बिलीफ सुनते हैं जिनको चेंज करने की ज़रूरत है, तो वो वी वर्क ऑन दैट इफ़ेक्टिवली। चैट जीपीटी ये चीज़ नहीं करेगी। तो अब आप ये सोचो कि ऐसे मामला जिसमें आप ज़हनी परेशानी का शिकार हैं और आप चैट जीपीटी के पास जाएंगे, वो आपको रीइंफोर्स करेगा, तो अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू रूइन योर मेंटल हेल्थ एट लार्ज। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। बाकी मैं अपने स्टूडेंट्स को खुद कहती हूँ कि ठीक है बेटा, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, ये मत करें कि जी हमने ये कमांड दे दी है और वो उसको हमें प्रोड्यूस करके असाइनमेंट दे दे। बस बच्चे अब तो ये भी कहते हैं कि हमने उसको ह्यूमनाइज कर लिया।
यानी हम ऐसी कमांड्स देने में माहिर हो कि गए वो लगता है कि human हमने ही written है। बनाया है। इसमें प्लेजरिज्म एक चीज़ होती है जिसमें कहते हैं नकल की हुई है, और वो चीज़ हाईलाइट होती है, आपकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं उनको वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है, और काफ़ी सारे नुकसानात होते हैं। तो इस्तेमाल करें, केयरफुली करें, अवेयरनेस के साथ करें, प्रोज एंड कॉन्स को ज़हन में रख के करें, एंड थिंग्स विल बी बेटर। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर बिस्मा, बच्चों के हवाले से पहले बात कर लेते हैं कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा एडिक्ट हैं चैट जीपीटी के, और वो पूरे दिन की बातें बताते हैं और वो हर चीज़ उनसे शेयर करते हैं। उनका मूड ख़राब है, उन्होंने कोई नई चीज़ लेनी है, अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं उनसे जो कि अभी वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वो कॉन्सेप्ट वो ग्रास्प नहीं कर सकते, उनकी एज नहीं है। तो ये जो बहुत ज़्यादा उनकी डिपेंडेंसी है चैट जीपीटी पे, एआई बॉट्स पे, उसकी वजह से आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो उनकी इफेक्ट हो रही हैं? जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स तो ख़राब हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी ख़राब हो रहा है, रिश्ते भी ख़राब हो रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल आइसोलेशन की तरफ चले जाते हैं। तो और कौन कौन सी चीज़ें हैं? बहुत अच्छा आपका एक ऑब्जर्वेशन है, आपने बहुत अच्छी एक चीज़ हाईलाइट किया कि वो आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ डेफिनेटली हैपनिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें मैं ऐड करना चाहूँगी वो ये है कि इमोशनली सेंसिटिव हो रहे हैं, लेकिन इमोशनल सेंसिटिविटी को हैंडल कैसे करना है, जिसको इमोशनल रेगुलेशन कहते हैं, वो नहीं हो रही है। राइट। तो वो ज़रूरत से ज़्यादा एक चीज़ के बारे में पेक्यूलियर हो रहे हैं, छोटी छोटी बात पे ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, और चैट जीपीटी पे डिपेंडेंट है, तो उनको ये नहीं पता कि मैं अपनी इमोशनल रेगुलेशन कैसे करूँ, यानी मैंने अपने गुस्से पे कैसे काबू पाना है, या मैंने अपनी खुशी को कैसे एक्सप्रेस करना है, या मैं अगर गमगीन हूँ तो मैंने उसके साथ कोप अप कैसे करना है। तो इमोशनल सेंसिटिविटी के साथ साथ इमोशनल रेगुलेशन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, उनको बात करना नहीं आ रहा। अब चैट जीपीटी जो है वो उनको जो भी चीज़ प्रोड्यूस करके दे रहा है वो उसको यूज़ तो करेंगे, कहीं ना कहीं कोट करेंगे कि जी आई हैव सीन दिस थिंग एंड आई हैव लर्न दिस थिंग फ्रॉम चैट जीपीटी, बट अपनी जो एक इंटेलेक्ट है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। यानी एक इंसान की स्किल होती है जिसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो हम सब जानते हैं। अगर मैं किसी प्रॉब्लम में पड़ी हुई हूँ तो मैं अपने जहन का इस्तेमाल करूँगी कि मुझे इसमें से बाहर कैसे निकलना है, मैं मल्टीपल ऑप्शंस को कंसिडर करूँगी एंड देन आई विल वर्क ऑन द राइट वन। चैट जीपीटी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट्स को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करता है, आपको दिमाग को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। आपके न्यूरॉन्स जो हैं वो आपको उस तरह से हेल्प नहीं कर रहे हैं ब्रेन के, जिस तरह से एक एक्टिव ब्रेन के न्यूरॉन्स करते हैं। सो ब्रेन गेट्स नम्ब, इंटेलेक्ट इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड, और इसके साथ साथ आप कहें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट्स जो हैं वो आपकी बिल्कुल बेस लाइन पे रह जाती हैं, अब उनको इवॉल्व होने का मौका ही नहीं मिलता। तो बच्चे जो हैं छोटे, उनका ये प्रॉब्लम है आइसोलेशन के साथ साथ। ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम आइसोलेशन पे बात कर रहे हैं तो आजकल हम देखते हैं कि आइसोलेशन जैसे कुछ भी हुआ है तो हम एक अपने जोन में चले जाते हैं, और लोग वैसे भी अब जो करंट टाइम है उसमें अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल, और रिश्तों से वैसे तो कहते हैं कि जो सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी है उसने ग्लोबल विलेज बना दिया, आप एक मैसेज पे कनेक्ट हो, लेकिन आप मुझे लगता है कि मील्स अपार्ट हो गए हो इसकी वजह से। तो सबसे पहले तो बताया कि पुराने वक्तों में तो अगर किसी को सज़ा देनी होती थी तो उसको आइसोलेट कर दिया जाता था, और उनको लगता था बहुत बड़ी सज़ा है कि हमें हमारी कम्युनिटी से बाहर निकाल के एक जगह पे रख दिया। लेकिन आजकल तो ये चीज़ें हम शौक से कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और सोशल मीडिया है? बिल्कुल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। और कितनी मज़े की आपने बात की है कि जब सज़ा मिलती थी तो अलग कर दिया जाता था, और आज लगता है कि हम सब अपनी मर्ज़ी से अपने आप को सज़ा दे रहे हैं। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग विच यू हैव जस्ट शेयर्ड। एक चीज़ मैं ऐड करूँगी कि हम बच्चों की जब बात कर रहे हैं या हम एडोलेसेंट या एडल्ट्स की भी बात करते हैं तो वो सोशल एंग्जाइटी का बहुत ज़्यादा इसकी वजह से शिकार हो रहे हैं। सोशल एंग्जाइटी क्या है? अब अगर मैं इस चीज़ की आदी हो गई हुई हूँ कि मैंने अकेले बैठ के बातचीत करनी है और मेरे पास और कोई नहीं है, एंड आई एम जस्ट मेकिंग चैट जीपीटी माय फ्रेंड एंड आई एम शेयरिंग एवरीथिंग विद दैट ऐप एंड दैट गैजेट, तो मैं जब बाहर निकलूँगी और आसपास मैं लोग देखूँगी तो मुझे लगेगा कि आई डोंट नो वेयर आई एम, मैं एलियंस में आ गई, मैं इनसे बात कैसे करूँ, मैं इनसे बात करूँगी, इनका रिएक्शन क्या होगा, ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये बच्चे जो हैं या ये एडोलेसेंट स्पेसिफिकली जो हैं ये सोशल एंग्जाइटी का शिकार बहुत ज़्यादा रहे हैं। दे डोंट नो हाउ टू टॉक, एंड इफ़ दे आर समवेयर एबल टू टॉक दे डोंट नो हाउ टू इंटरैक्ट विद पीपल, एंड उनकी इवैल्यूएशन को या उनकी जो वैलिडेशन है उसको कैसे उन्होंने एक्सेप्ट करना है। एक और बड़ी मज़े की चीज़ है, मेरे पास अक्सर क्लाइंट्स आते हैं तो कहते हैं कि जब हम अकेले बैठे होते हैं ना और हमें वैलिडेशन चाहिए होती है
जो कि हर एक इंसान की ख्वाहिश है कि उसको सोशली एक्सेप्ट किया जाए, प्रूव किया जाए। तो हम चैट GPT से बातचीत करते हैं ताकि वो हमें अच्छे अच्छे रिमार्क्स दे। हाँ, गुड मॉर्निंग, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू मस्ट बी फीलिंग वेरी हैप्पी एंड ऑल दैट। तो वो बातें जो हम दूसरों से सुनना चाहते हैं, वैलिडेशन चाहते हैं, वो हम चैट GPT से करके अपनी वो जो एक इंस्टिंक्ट है उसको सेटिस्फाई। बिल्कुल ऐसे ही आज हम बात कर रहे थे AI एडिक्शन के हवाले से, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी डॉक्टर बिस्मा एजाज। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। माय प्लेजर। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब, और आज बात करेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त अद्वियात के म्यार के हवाले से एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल सामने आई है। मार्केट में दस्तयाब कई जान बचाने वाली अद्वियात और एंटीबायोटिक्स या तो मुकम्मल तौर पर जाली हैं या फिर म्यार के लिहाज से इंतहाई नाकिस पाई गई हैं, जो मरीज़ों की ज़िंदगियों के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा भी बन सकती हैं। इस सूरत हाल से ना सिर्फ आवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई, बल्कि सेहत के निज़ाम पर भी संगीन सवालात खड़े हुए हैं। इसी तनाजुर में हुकूमत ने इस मौत के कारोबार को रोकने के लिए एक अहम कदम उठाने का फ़ैसला भी किया है, जिसमें अद्वियात की निगरानी और शफाफियत के लिए डिजिटल ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम भी शामिल किया जाएगा। और इस पर आज बात करेंगे, और इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर बिलाल चौधरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बेहतरीन, और आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। और साथ साथ मेरे साथ मौजूद है एक्स CEO ऑफ ट्रैप आसिम रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इस्लाम बिल्कुल ठीक। अच्छा बिलाल, आपसे स्टार्ट करूंगी कि आप फील्ड में मौजूद होते हैं, तो ये बताएं कि कौन सी अद्वियात हैं जो जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो जाली हैं? देखिए नूर, चूँकि अद्वियात इस वक्त लाखों में बनती है, और कुछ ऐसी जो जाली अद्वियात होती हैं, ये बेसिकली जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, ये बहुत रनिंग जो प्रोडक्ट्स होती हैं, ये उनकी जो कॉपी ये बनाई जाती हैं। और ये जो बनाने वाले लोग होते हैं, इनके पास कोई मतलब चेक एंड बैलेंस नहीं होता, कोई लाइसेंस नहीं होता, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होता। ये छुप छुपा के गली मोहल्लों में या ऐसी जगहों पे बनाते हैं जहाँ पे बाहर किसी को पता ही नहीं चलता। कोई एक आध मशीन रख ली और 2 नंबर तरीके से वो जो अद्वियात हैं वो बनाती हैं। तो अब चूँकि पंजाब के अंदर ख़ासकर जो सिस्टम है अद्वियात को रेगुलेट करने का, अद्वियात को चेक करने का, वो बड़ा अच्छा है, जिसकी वजह से अब ये अद्वियात जो जाली बनती हैं ये रिपोर्ट होती रहती हैं, और इस हवाले से पता चलता रहता है कि कौन सी अद्वियात जो है ये सामने आई हैं। इस हवाले से हमने देखा कि पिछले कई माह के दौरान ड्रैब इस हवाले से एक्टिव है, जो कि ख़ुद भी अलर्ट जारी करता है कि ये वाली दवा के ये वाला जो बैच है ये एक्सपायर आ रहा है, उसमें वो जो आ रहा है जाली आ रहा है, स्पूरियस आ रहा है या सब स्टैंडर्ड्स आ रहा है, उस हवाले से वो बताते हैं। इसी तरह जो पंजाब के अंदर WHO सर्टिफाइड लैब्स मौजूद है, वहाँ पे जब कोई दवाई टेस्ट होती है, जो ड्रग इंस्पेक्टर पकड़ता है तो वहाँ पे जाते तो उसके अंदर भी पता चल जाता है कि दवाई के अंदर जो मटेरियल है वो कौन सा है। चूँकि जो 2 नंबर अद्वियात बनाने वाले हैं, जो उसका रॉ मटेरियल है वो 1 नंबर नहीं डालते। जब उसकी टेस्टिंग होती है या डाउट आता है तो पता चल जाता है कि ये अद्वियात जाली है और कहाँ से वो जो है वो आई है। तो इस हवाले से ख़ासकर पंजाब के अंदर जो सूबाई वज़ीर सेहत है वो आबादी है ख्वाजा इमरान नज़ीर, उनकी जो ड्रग टीम है ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और इनका जो विजिलेंस टीम है ये बड़ी अच्छी है। और इन्होंने तकरीबन पिछले कई माह में कई ऐसी रेड्स की, कई सारे छापे मार के ऐसी जो फैक्ट्रीज़ हैं, ऐसी जो घरों में जाली गैर मेयारी और गैर कानूनी अद्वियात जो बन रही हैं उनको पकड़ा है, और ऐसे अफराद को सज़ाएँ भी हुई हैं। इस हवाले से बहुत ज़्यादा पंजाब में ख़ासकर जो है वो सख्ती है। और कई जो अद्वियात ऐसी जो बाहर आती हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो सिंध वाली KPK वाली साइड से या सिंध वाली साइड से भी ऐसी जो अद्वियात हैं वो पंजाब में आती हैं, जो रिपोर्ट होती हैं। चूँकि पंजाब के अंदर जो विजिलेंस है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ की जो सेक्रेटरी हैं नादिया साकिब, उसके साथ साथ जो मिनिस्टर ख्वाजा इमरान नज़ीर, उनकी जो टीम है ये बहुत विजिलेंट है, ख़ासकर मेडिसन के हवाले से। तो इस वजह से पंजाब के अंदर चूँकि जैसे मैंने बताया कि वो लेबॉर्ट्रीज़ बड़ी एफिशिएंट हैं जो WHO सर्टिफाइड है, तो वहाँ पे से कुछ चीज़ जो है वो जा नहीं सकती, और यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन है, ये जो रेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा की जा रही हैं। तो जो अद्वियात के बारे में बता रहा था कि मल्टीनेशनल्स की हमेशा कॉपीज़ होती हैं, तो जिनको लोग चाहते हैं कि ये हाथों हाथ बिकती हैं, और मतलब अगर किसी के पास वो इसका 1000 पैक भी हो किसी एक मेडिसिन का, वो मल्टीनेशनल कंपनी की होती है और रनिंग प्रोडक्ट होती है, तो वो कहीं पर भी जाके जो है वो दे सकते हैं। लेकिन वो जो 2 नंबर अद्वियात जो बेचते हैं उसके लिए भी चूँकि इसका एक मैकेनिज़्म है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास कंपनी जब सप्लाई देती है तो उसके पास वारंटी होती है, जिसको हम कहते हैं ये उनकी इनवॉइस है। अगर वो विदाउट इनवॉइस जाएगी तो वो कंसीडर होगी कि ये 2 नंबर है,
ठीक है बिलाल, इसी पे मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी आसम साहब। उन्होंने जैसे बात की है कि ऑब्वियसली फार्मेसीज तक अगर पहुंचती हैं तो क्या वहाँ से ये फॉल्ट आता है, क्योंकि उनकी भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करें कि वो किससे ये सप्लाई, मतलब कौन सप्लाई कर रहे हैं, किससे ये चीज़ें ले रहे हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा गाइड करें। जी थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली फार्मेसिस्ट की भी ज़ाहिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। अगर आप देखिए जो अच्छी फार्मेसिस्ट हैं, आजकल बड़ा माशाल्लाह एक ट्रेंड चला है पाकिस्तान में एक चेन फार्मेसिस्ट का और अच्छी फार्मेसिस्ट का, उसमें वो ये मेक श्योर करते हैं कि उनकी वारंटी लें, एक ट्रेसेबिलिटी लें कि कहाँ से ये मेडिसिन बनी और कैसे इन मैन्युफैक्चरर से आगे डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर से उनके पास पहुँच रही है। तो ये उनकी ज़िम्मेदारी है। अगर कोई फार्मेसी या कोई मेडिकल स्टोर इस तरह की ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करता और वो चेन को तोड़ के किसी लेटरल एंट्री में जाता है, किसी और बंदे से लेता है या वारंटी को फॉलो नहीं करता, तो फिर प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। तो ज़िम्मेदारी तो उस तरह बन जाती है फार्मेसिस्ट की कि दे शुड मेक श्योर कि ये मैन्युफैक्चरर से एक प्रॉपर सप्लाई चेन के थ्रू उनके पास मेडिसिन आएँ। ठीक है। अच्छा बिलाल, ये बताएं कि पंजाब में ऐसे कौन से इलाके हैं जहाँ पे जाली अद्वियात बन रही है? देखिए, इसमें जो इलाके हैं जो जिनमें अक्सर रेड की जाती हैं, जो कि हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जो ड्रग कंट्रोल विंग की जो टीम है, इसमें कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि ये शेखुपुरा वाली साइड पे हैं, कुछ ऐसे सुंदस वाली साइड पे, कुछ हमारे ऐसे सोसाइटीज़ या कॉलोनीज़ हैं जिधर मतलब सराउंडिंग्स में कुछ ऐसा वैसा नहीं है। चूँकि ये वो यूनिट्स होते हैं जिनके पास ना तो लाइसेंस होता है ना कुछ वो होता है, तो ये सुनसान जगहों पे जाके वो कहीं पे बैठ के बना सकते हैं कि जहाँ पे उनको कोई देखने वाला ना हो, कोई पूछने वाला ना हो कि यहाँ पे डब्बे गुजर रहे हैं या आ रहे हैं, किस चीज़ के आ रहे हैं। चूँकि अक्सर मोहल्लों में देखते हैं कोई चीज़ आती जाती है तो लोग देखते हैं कि यार ये अंदर क्या ऐसा बन रहा है। तो ये लोग जो होते हैं 2 नंबर काम करने वाली हमेशा सुनसान इलाकों में ऐसी जगह ढूंढते हैं जिधर उनको कोई देख ना सके, कोई पहचान ना सके। क्योंकि हमारी एक तो ड्रग टीमों के अलावा जो दूसरी जो ब्रांचेस की जो होते हैं लोग स्पाई, वो भी फिर रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली चीज़ों का जो वो पता चल जाता है। तो इस वजह से ऐसे जो 2 नंबर अफराद हैं जिन्होंने 2 नंबर काम करना, तो ऐसी जगहों को वो फाइंड आउट करते हैं। फिर इनकी जो आगे जिनको डिलीवरी करते हैं वो भी बड़े स्पेसिफिक होते हैं, बड़े पक्के 2 नंबर लोग होते हैं जिनको वो देते हैं। उनमें कुछ आप ये कह लें होलसेल मार्केट्स आ जाती हैं, और उनमें से कुछ जो है बियॉन्ड दी सरहद दूसरे प्रोविंस में जाके सेल आउट करते हैं। कुछ ने ऐसे कुछ 2-4 पॉइंट्स बनाए होते हैं जिधर मतलब जो प्रोडक्ट एक नंबर दी तो उनमें से एक आध 2 नंबर भी दे दी, तो ऐसे भी सेल आउट होती है। तो फार्मेसी मतलब ये बताएं, यहाँ पर मुझे थोड़ी सी खुद भी कंफ्यूजन हो रही है कि जैसे अभी आप दोनों ने बात की है कि वो सर्टिफिकेशन चेक करते हैं, हाँ और प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होता है, फार्मेसी वाले देखते हैं कि ये कहाँ से आ रही है, तो ये फिर जो जाली अद्वियात है ये बिकती कहाँ पर है? देखें, इसमें जो बिकने का आंसर है वो ये है कि इसमें तो जो पॉइंट्स हैं वो एक शाह आलम मार्केट है जो कि लोहारी की पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट है। मतलब हमारी जो फार्मेसीज़ हैं उस पर नहीं है जाली अद्वियात? बेसिकली ये कहीं पे भी हो सकती है। अच्छा। बाय ट्रिक ये कहीं पे भी पहुंचा सकते हैं। एक इनवॉइस है, उस पर आप 100 पैक दे रहे हैं, तो सेम बैच है, तो उसके अंदर अगर आप 10 पैक रख देंगे इसके, तो 90s के अंदर 10 पैक इसके रख देंगे तो पता नहीं चलना। तो ये एक बहुत बड़ा माफिया होता है जो ऐसे 2 नंबर जो है वो काम करता है। ये हमारी अप्रोच से, स्किल से अप लेवल पे जाके। क्या जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जो मतलब मेडिसिन जाती हैं, इंजेक्शन जाते हैं, क्या उनमें भी ये जाली अद्वियात जाती हैं? नहीं, उनमें नहीं हो सकती। उनका एक रीज़न बड़ी स्ट्रॉन्ग ये है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट सप्लाई जो जाती है वो ग्रीन उसमें होती है, और वो डायरेक्ट कंपनी से, वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से जाती है, उनमें चांसेस कम होते हैं। ये जो जाली क्लिनिक खोले हुए हैं इन्होंने, जो अताई क्लिनिक होते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली जो अताई होते हैं वो उनका क्योंकि वो खुद ही 2 नंबर होते हैं और उनके पास कुछ चेक एंड बैलेंस भी नहीं होता, ना कोई इनवॉइस होती है, तो इन एरियाज़ में ऐसी जो चीज़ें हैं वो बिकती हैं। लेकिन अब चूँकि ओवरऑल पंजाब के अंदर जो ऐसी जो मेडिसिन है ये बहुत रेयर हैं, बहुत रेयर है, और जो आ रही हैं उनके ऊपर पता भी चल रहा है, ड्रैब भी एक्शन ले रही है जो प्राइमरी एंड हेल्थ पॉपुलेशन डिपार्टमेंट है,
CDC जो पंजाब ड्रग कंट्रोल विंग है वो भी इस पर एक्शन ले रहा है, और ख़ासकर जो WHO सर्टिफाइड ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज वो भी इनके अलर्ट जो है वो जारी कर रहे हैं, इसके सब स्टैंडर्ड हैं, स्पूरियस हैं। तो जहाँ जहाँ एक्टिविटी हो रही है वहाँ ये फंस रहे हैं, मतलब फ्रीली ये काम शाम नहीं कर रहे पंजाब के अंदर। पंजाब के सख्ती हो गई है, पंजाब के अंदर जो सिस्टम है वो बड़े हद तक जो है वो कंट्रोल में है, और यहाँ की जो आवाम है वो अच्छी और बेहतरीन जो मेडिसिन है वो यूज़ कर रही है। ठीक है। अच्छा आसिम साहब, आप बताएं, क्योंकि आप XCO भी रह चुके हैं, तो ये जो जाली अद्वियात का ये ऑब्वियसली प्रॉपर चेन है, अगर वो सप्लाई कर रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया कि वो अगर थोड़ी सी आप जो असल चीज़ है उसमें थोड़ी सी आप रख देंगे तो नहीं पता चलेगा, तो आप बताएं कि किस तरह के केसेस आते थे और कैसे ये सप्लाई करते थे जाली अद्वियात? मैंने आपको जैसे बताया कि ये तो कोई जो ऑथराइज्ड लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो ये काम नहीं करते, बहुत कोई रेयर होगा कोई इस तरह कोई करता होगा या करेगा, चूँकि उनकी एक रेप्यूट का मसला होता है, वो तो ये नहीं करते। ये वो लोग हैं जो गली मोहल्लों में या छुप छुपा के जो मशहूर ब्रांड हैं या जो एक्सपेंसिव कीमती अद्वियात हैं उनके ये काउंटरफीट तैयार करते हैं, और ये फिर डायरेक्टली बेच भी नहीं सकते इस तरह। वो क्या करते हैं, फिर वो लेटरल एंट्रीज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, वहाँ पे एडवर्टीज़मेंट देते हैं, वहाँ पे ये बताते हैं कि जी ये अगर 50 रुपए की चीज़ है हम 25 रुपए की आपको देंगे। तो जो मैसेज हैं, जो अवाम हैं, उनको इन टैक्टिक्स से बखूबी जो है वो वाकिफ़ होना चाहिए कि ये उनको अवॉइड करें ऐसी चीज़ों को। तो जैसे बड़ी फार्मेसीज हैं वो एक सप्लाई चेन को मेंटेन करती हैं, वहाँ पे जाना मुश्किल है इनका। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कोई ब्रीच करता है एक सिस्टम को, जो पाकिस्तान ने या सूबों ने जो सिस्टम दिया हुआ है उसको अगर ब्रीच किया जाता है, उनको जो डायरेक्शंस हैं और जो रेगुलेशंस हैं उनको आप फॉलो नहीं करते, तो फिर ये प्रॉब्लम्स जो है ना वो बढ़ जाती हैं। तो ये मैं ये कहूँगा कि लेटरल एंट्रीज़ होती हैं, ये लोग ऑथोराइज जगहों पे नहीं बनाते, ये खुफिया जगहों पे बना के तो ये मार्केट कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा आसिम साहब, जाते जाते क्विक टिप्स दे दें कि आवाम को इस सूरत हाल में कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए? देखें आवाम को जो मैंने जैसे कहा कि अच्छी फार्मेसी से वहाँ जाके मेडिसिन लेनी चाहिए, और जो पेडलर्स हैं जो वैसे सोशल मीडिया के थ्रू या वैसे फ़ोन पे अवेलेबल हों उनसे मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। और ये मेक श्योर करना चाहिए कि जिस फार्मेसी पे जाएं वहाँ पे जाके वो ये देखें कि अगर फ्रिज आइटम है तो वो फ्रिज में पड़ी थी, उसके टेम्परेचर कंट्रोल था कि नहीं था। वैक्सीन्स हैं इसी तरह, वो खुद चेक करें वहाँ जाके, उनकी स्टोरेज कंडीशंस ठीक हैं तो वहाँ से लें। तो क्रक्स यही है कि जो बड़ी फार्मेसीज़ हैं, जो वो बड़ी फार्मेसीज़ मीन्स वो स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स, वो फार्मेसीज़ जो एक चेन को फॉलो कर रहे हैं और वो पता चल जाता है, उनके पास वारंटी होती है, उनके पास स्टोरेज कंडीशंस अच्छी हैं। ठीक है, सिर्फ उधर से ही लें। ऑल राइट, तो हम बात कर रहे थे कि पंजाब हुकूमत क्या इकदाम कर रही है जाली अद्वियात की रोकथाम के लिए, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थे बिलाल चौधरी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और साथ साथ मेरे साथ मौजूद थे ex-CEO ऑफ ट्रैप आसिम रऊफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।